जादुई कालीन में उड़ता गांव। आज तो सूरज देवता ने बड़े सवेरे दर्शन दे दिया। घाम भी करारी खिली है, सारा गेहूं पसार देती हूँ, सूख जाएगा। बूढ़ी कस्तूरी अपने अंगने में गेहूं सुखा रही है। जादुई उड़ते कालीन गांव में खुशहाली का मंजर है। पक्षी चहचहा रहे हैं, आसमान में बादलों का डेरा छाया है। कुछ किसान खेतों में फसल काट रहे हैं और कुछ नई फसल बोने के लिए हल जोतने में जुटे हुए हैं। बच्चे जादुई उड़ता कालीन गांव के खुले मैदान में खेल रहे हैं। मैं कहती हूँ रुक जा चिट्टू के बच्चे, मैं तुझे पकड़ के रहूंगी, तो फिर पकड़ के दिखा मुझे। सभी बच्चों को भागते दौड़ते देखकर बुजुर्ग कस्तूरी मंजरी सरला से उल्हाना देती है। ए भगवान, कैसे शैतान बच्चे हैं, सूरज चढ़ते ही गांव में उधम मचाने लगते हैं। अरे सरला मंजरी, अपने बाल बच्चों को थोड़ा लगाम कसकर रखा करो। देखो कैसे भागा दौड़ी मचा रहे हैं। तुम्हें पता है ना हमारा गांव इस कालीन पर टिका है। देखो कैसे हुड़दंग मचा रहे हैं। गलती से भी पैर डगमगाया तो ऊंचाई से नीचे गिरेंगे। अरे कस्तूरी काकी, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, अब क्या बच्चों को ओखली से बांधकर घर में थोड़ी जकड़ देंगे। और हमारे बच्चों का बाल भी बांका नहीं होगा क्योंकि हम जादुई उड़ते कालीन गांव के निवासी हैं। हाँ काकी, अब तो आप भी गांव के रंग में ढल जाओ क्योंकि अब तो सारी जिंदगी इस जादुई उड़ते कालीन गांव में ही रहना है। ऐसा बोलकर सरला मंजरी अपने काम में मगन हो जाती हैं। मगर आखिर ये कैसा अनोखा गांव था जो कि उड़ते कालीन पर बसा हुआ था? और क्या इस गांव के निवासियों के पास रहने को जमीन नहीं थी जो इन्हें इस तरह रहना पड़ रहा था? क्या जादुई उड़ते कालीन गांव के निवासी हमेशा से इतने ही खुशहाल थे, या फिर इसके पीछे किसी पिछड़े गांव की दुर्दशा छिपी है? आइए देखते हैं। जहां मधुपुरा गांव के सब पुरुष कोयले की खान में और महिला ईंट भट्टे में तपती धूप में आग में ईंट बना रही हैं। हे राम जी, इस जेठ की दोपहरी ने तो शरीर झुलसा कर रख दिया है। ऊपर से आग में ईंट बनाने में प्राण निकल जाता है। सचमुच कस्तूरी काकी, इस बरस तो हमारे मधुपुर गांव में भीषण गर्मी पड़ रही है। मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है। पसीने से बेहाल महिलाएं, जिसमें से कुछ गर्भवती हैं, कुछ बुजुर्ग और कुछ बाल बच्चे वाली हैं, बच्चों को सुलाकर ईंट बना रही हैं। दोपहरी में चलती लू भरी हवा में धन्ना सेठ छतरी में बैठा फल खा रहा है। वाह भाई वाह, गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे फल खाकर मजा आ जाता है। कितने मीठे लीची नारंगी हैं। आहा हा हा हा। ऊपर वाला जाने हमारे गांव के भाग्य कब बदलेगा। कब तक हमें इस जगह धन्ना सेठ की गुलामी करनी पड़ेगी। ये गुलामी तो सारी जिंदगी भर के लिए भाग्य में लिख गई है काका। इस धन्ना सेठ ने हम गरीब गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। हमारे पास खुद की जमीन होते हुए भी हम उस पर अन्न का एक दाना नहीं उपजा सकते, क्योंकि खदान से भट्टी की चिमनी से जो विषैला धुआं उठता है, हमारी खेती बाड़ी लायक उपजाऊ जमीन बंजर हो गई है। ऐसा कहते कहते गांव के गरीब निवासी राकेश और हरिया की आंखें दुख से भर जाती हैं। तभी कोयला तोड़ते गरीब मुखिया सबको सहानुभूति देते हैं। चिंता मत करो भाइयों, एक न एक दिन इसके पाप का घड़ा भरेगा। मेहनत से पसीना बहाकर खुददारी की रोटी खा रहे हैं, इसकी तरह किसी गरीब का खून तो नहीं चूस रहे। मधुपुर गांव के निवासियों की दिनचर्या ऐसे ही शुरू होती है। गांव पूरी तरह पिछड़ा हुआ था। कच्चे रास्ते, सूखे तालाब, यहाँ तक कि रोजगार का भी कोई साधन नहीं था। इसलिए पूरे गांव को मजबूर होकर धन्ना सेठ की भट्टी और खान में काम करना पड़ता है, जिससे उसे तो खूब मुनाफा होता, मगर गांव वाले गरीबी के दलदल में और भी ज्यादा धंसते जा रहे थे, जिसके कारण हर साल गांव में भूकंप आना था, जिसमें पूरे गांव के घर उजड़ जाते। गांव वाले फिर से अपना गांव बसाते थे, जबकि सेठ अपनी बड़ी कोठी में शान से रहता। सांझ ढले सब अपनी दिहाड़ी लेके अपनी झोपड़ी में लौटते हैं। सरला, जल्दी से रोटी बना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। ये लो, मैं आटा ले आया हूँ। अजी बनाती हूँ, पहले थोड़ा बाबा के हिस्से का निकाल देने दो। सरला एक बर्तन में आटा निकाल के रख देती है। तभी एक बाबा द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। उनके हाथों में एक मैला कुचैला कालीन था और कंधे पर एक झोला। माँ, बूढ़े बाबा जी आ गए हैं। भिक्षाम देहि बेटी। ये लीजिए बाबा जी, मैं कब से आपकी बाट जोह रही थी। भगवान तुम्हारे घर के अन्न जल के भंडार में बरकत दे। खुश रहो बेटा। ऐसी गरीबी भरे जीवन में क्या खुश रहेंगे बाबा। बड़े दुख से केवल 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। ठाट तो उस सेठ के हैं। सरला के इस कुड़कुड़ाहट पर बाबा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, बेटी दूसरों की डाह मत करो, जो है उसमें संतुष्ट रहो, क्योंकि पापी का डेरा चाहे सोने का क्यों न बना हो, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा।
वो दिन भी आएगा। चलता हूँ। बाबा जी, आपकी कालीन मैं ले लूं क्या? नहीं राजू, बाबा इस कालीन पर सोते हैं। बाबा जी अगर आप कहें तो मैं आपके लिए बिस्तर सिलकर दे दूंगी। ये कालीन मैला कुचैला हो गया है, इसे फेंक दीजिए। नहीं बेटी, मेरे लिए यह कालीन बहुत बहुमूल्य है। अच्छा, मैं चलता हूँ। रात होते पूरा गांव खा पी कर सो जाता है। तभी सबकी झोपड़ी हिलने डुलने लगती है, जमीन में दरार आ जाती है। अरे जागो गाँव वालों, अरे जागो, अपने घर से बाहर निकल आओ, भूकंप आया है। लोग अपने परिवार के प्राण बचाते हुए बाहर आते हैं, जबकि कुछ परिवार दबकर मर जाते हैं। गांव पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सब लोग विलाप करने लगते हैं। कई लोग जख्मी लहूलुहान थे। माँ, पिताजी, मेरे सर पर ईंट गिर गई थी, खून आ रहा है। हे भगवान, मेरी चिंकी। मंजरी अपने आंचल का टुकड़ा फाड़कर चिंकी के सिर पर बांध देती है। देखते देखते उजड़े गांव का सवेरा होता है। सबकी आंखों में आंसू थे। गांव की जमीन पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। अरे मुखिया जी, तिनका तिनका जोड़कर हम गरीब गांव वालों ने अपने सिर पर छत बनाई थी, मगर इस बार तो जमीन में दरार आ गई। अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे? इससे पहले कि मुखिया जी कोई सलाह मशवरा करते, तेज भूस्खलन होता है। धरती बीचों बीच से फटने लगती है। हे भगवान, ये प्रकृति का कौन सा प्रकोप है। चलो भागो सब लोग, जमीन धंस रही है। सब लोग गांव छोड़ संकट की घड़ी में सहायता की गुहार लगाते हैं और जंगल में आते हैं। देखते देखते भीषण बर्फबारी शुरू हो जाती है और पूरा गांव थर थर कांपने लगता है। जहां बाबा कालीन पर साधना कर रहे थे। बाबा, मेरे गांव के निवासी बेघर हो चुके हैं। हम सब दर दर भटक रहे हैं। इससे पहले कि ठंड का कहर हमको निगल ले, हमारी रखवाली कीजिए बाबा। माँ, मुझे बहुत डर लग रही है। बबलू बेटा, सोना नहीं। सर्दी की नींद मौत की नींद होती है, कुछ कीजिए। बाबा विपत्ति में घिरे गांव को देखते हैं और कालीन पर मंत्र पढ़ते हैं। देखते ही देखते कालीन पर तेज रोशनी प्रकाशमान होती है, जिससे कालीन विशाल आकार का हो जाता है और पूरा का पूरा गांव जादुई कालीन पर उठकर समा जाता है। चलो जादुई कालीन, इस गांव से दूर हवा में उड़ चलो। बाबा के ऐसा कहते ही जादुई कालीन गांव के लोगों को लेकर आसमान की ओर उड़ने लगती है और हवा के ठहर जाती है। जादुई उड़ते कालीन गांव के लोग दंग भरी आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे। बाबा, कहीं हम सब खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? हम जादुई उड़ते कालीन पर बसे हैं। आश्चर्यचकित मत हो, ये जादुई उड़ता कालीन गांव तुम सबके पुण्य का फल है। आज से ये गांव तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा। ये कहकर बाबा गायब हो जाते हैं। देखते ही देखते उड़ते कालीन गांव के खेती बाड़ी की बंजर जमीन उपजाऊ हो जाती है। सबके टूटी झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाते हैं। जहां किसान फसल की बुआई करते हैं, ऋतुएं खुशहाल बरसाती हैं। पंछी की कलरव और बकचों की किलकारी, किसानों के हलों का रंभाना वातावरण को खुशहाल बना रहा था। वैसे हरिया काका, जो भी कहो, इस उड़ते कालीन गांव की ठंडी ठंडी पुरवाई में फसल काटने का सुख अलग ही है। हाँ राकेश, और दिन भर की मेहनत के बाद रात में ठंडी ठंडी ताजगी और शुद्ध हवा बयार में सुकून भरी नींद आती है। सालों के बाद हम किसान इस साल फसल का पर्व अपने जादुई कालीन गांव में धूमधाम से मनाएंगे और पेट भर कर पुआ पूरी खाएंगे। अंत में पूरा गांव खुशहाली से पर्व मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बांटकर खाते हैं और उड़ते कालीन गांव में रहते हैं। ये लो अर्चना बहन, मुंह मीठा करो। आज मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। तुम जानती हो मेरे बेटे ने मेरे नाम पर 1000 एकड़ का घर खरीदा है मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। हाँ बहन, अगर तुम्हारा भी बेटा होता तो छोटी सी उम्र में वो भी तुम्हारे लिए 1000 एकड़ ना सही पर 50 एकड़ का तो घर खरीद ही लेता। पर बेटी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और ऊपर से तुम हो जो अपनी बेटी पर बेफिजूल खर्च कर रही हो। मेरी मानो तो इसके हाथ पीले करवा दो। अच्छा, मैं चलती हूँ, और भी लोगों में मिठाइयाँ बांटनी है। इतना बोलकर पार्वती वहां से चली जाती है। पार्वती की खुशी देखकर अर्चना बहुत दुखी होती है और शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ, आप पार्वती आंटी की बातें सुनकर इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? उनकी तो आदत है बातें फेंकने की। क्या पता वो झूठ बोल रही हैं। नहीं बेटा, वो झूठ नहीं बोल रही। उसकी खुशी देखी है, और वो इतनी कंजूस औरत है कि 1 रुपए की टॉफी ना दे किसी को। अगर मिठाई बांट रही है तो सच है। काश कि मेरी बेटी भी मेरा सपना पूरा कर पाती और मेरे लिए 1000 एकड़ का एक घर खरीद पाती।
पर कुछ दिनों से तो इसका पढ़ाई पर मन ही नहीं लग रहा। पता नहीं इसे 5,000 की नौकरी करने में क्या खुशी नजर आ रही है। अगर आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे लिए 1,000 एकड़ का घर खरीदता। दुखी अर्चना इतना बोलकर काम करने के लिए बाहर चली जाती है। अपनी माँ की बातें सुनकर अंजलि उदास हो जाती है और शीतल अपनी बहन से कहती है, दीदी तुम क्यों कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं कर रही? तुमने तो एक एग्जाम क्लियर भी कर लिया, बस एक एग्जाम और इंटरव्यू रहता है। शीतल देख रही हो ना तुम, हम कितने गरीब हैं। माँ कभी अपने गहने बेचती है तो कभी लोगों से उधार मांगती है। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी माँ ने वो भी मेरी पढ़ाई के लिए बेच दी। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मैं कलेक्टर नहीं बनी तो माँ का दिल टूट जाएगा। इससे तो अच्छा है ना कि मैं कोई प्राइवेट नौकरी करके तुम्हें पढ़ाऊं और तुम माँ के सपने पूरे करो। पर दीदी पार्वती आंटी की खुशखबरी सुनकर माँ बहुत दुखी हैं। अब माँ को भी ये लगता है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलकर शीतल उदास होकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। अपनी बहन को उदास देख और अपनी माँ की बातें सुन एक बार फिर अंजलि आगे पढ़ाई करने की ठान लेती है और इस बार कोई कोचिंग क्लास न लेकर घर में ही पढ़ाई करती है। शाम को जब अर्चना घर आती है तो अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई करता देख बहुत खुश होती है। ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम दोनों बहन पढ़ाई कर रही हो। अंजलि तेरे सर से प्राइवेट नौकरी का भूत उतर गया क्या? हाँ माँ, क्योंकि अब आपकी बेटी आपके लिए 1,000 एकड़ का घर खरीदेगी जैसे रमेश ने खरीदा है, और मैं ये दिखा दूंगी कि बेटियां भी माँ बाप के सपने पूरे करती हैं। और आपने मेरे पीछे बहुत पैसे बर्बाद करे हैं, अब समय आ गया है कि मैं कुछ बनकर दिखाऊं। और माँ मुझे कोचिंग क्लास नहीं लेनी है, मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगी। अंजलि की बातें सुनकर अर्चना बहुत खुश होती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजलि अपने दोस्तों से तो कभी एक दिन के लिए उधार किताब मांगकर घर में लाकर पढ़ाई करती है, नोट्स बनाती है, और कभी लाइट चली जाती है तो वो रात को घर में मोमबत्ती की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती है। ऐसे ही एक दिन जब लाइट का बिल न भरने की वजह से उनकी लाइट कट जाती है तो वो बाहर खंबे की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती है। ओफो, 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है और अभी मैंने कुछ चीजों को सही से नहीं पढ़ा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस एग्जाम में रह जाऊं। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। अंजलि सारी रात खंबे के नीचे घर के बाहर बैठकर पढ़ाई करती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और जिस दिन अंजलि एग्जाम देने के लिए घर से निकलती है रमेश उसे देखकर हंसने लगता है। अरे कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ाई करने का। तेरी माँ तेरे पीछे अपना सब कुछ बेच चुकी है। अगर तू इस साल नौकरी नहीं हासिल कर पाई तो तुझे भी अपनी माँ की तरह लोगों के घर में जाकर झूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे देख, बिना पढ़ाई करे मैं भी अपनी माँ को 1,000 एकड़ का घर दे पाया। जानती है कैसे? क्योंकि मैं बेटा हूँ और तू बेटी। रमेश, ये तुम्हारी गलतफहमी है और सही कहा तुमने। मैं सोचती हूँ तुम जैसे निकम्मे ने आखिर 1,000 एकड़ का घर अपनी माँ को कैसे खरीद के दे दिया। पर चिंता मत करो, जब मैं इस गांव की कलेक्टर बनूंगी तो सबसे पहले तुम्हारी ही पोल खोलूंगी। अंजलि रमेश को सुनाकर एग्जाम देने के लिए जाती है और उसका एग्जाम काफी अच्छा जाता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और एग्जाम क्लियर कर जाती है, जिसके बाद वो इंटरव्यू देती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी कलेक्टर की सरकारी नौकरी लग जाती है और सरकार की तरफ से उसे रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया जाता है जिसमें वो उसी दिन शिफ्ट कर लेते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी बेटी इस गांव की कलेक्टर बन गई है और हमें सरकार की तरफ से रहने के लिए घर भी मिला है। माँ, अब तो आप भी मानती है ना कि बेटियां भी अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकती हैं। और अभी ये तो शुरुआत है, देखना बहुत जल्दी मैं भी आपके लिए 1,000 एकड़ का घर भी खरीद लूंगी। हम ज्यादा दिन इस सरकारी घर में नहीं रहेंगे, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम अपने 1,000 एकड़ के घर में रहेंगे। हाँ माँ, शीतल बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए इस घर की आदत मत डालना। अच्छा, मैं अभी सरपंच जी से बात करके आती हूँ। मैंने एक जगह घर देखा है, 1,000 एकड़ का है। इतना बोलकर अंजलि सरपंच के पास जाती है और उससे 1,000 बीघा घर की बात करती है। अरे अंजलि बिटिया, तुमने तो हमारा और हमारे पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। हर कोई तुम्हें अपना 1,000 एकड़ का घर बेचना चाहता है, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम इसी गांव में घर खरीदो। इसलिए मैंने 1-2 घर भी देखे हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें आज ही दिखा देता हूँ। हाँ, क्यों नहीं सरपंच जी। और सरपंच जी, जब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ जाऊं तो मेरे उस 1,000 एकड़ के घर में स्पेशली पार्वती आंटी को जरूर लाना, उन्हें कुछ बताना है मुझे। कलेक्टर बनने के बाद अंजलि अपने गांव के लिए भी काम करती है और साथ ही साथ अपनी मां के सपने को भी पूरा करने में लगी रहती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द अंजलि अपनी मां के लिए अपने ही गांव में 1,000 एकड़ का घर खरीद लेती है। और जब इस बारे में गांव वालों को पता चलता है तो सभी लोग अंजलि को बधाई देने के लिए उसके 1,000 एकड़ के घर में जाते हैं, जहां अंजलि अपने परिवार के साथ गार्डन एरिया में बैठकर चाय पी रही होती है।
अरे बिटिया, सरकार ने तो तुम्हें रहने के लिए घर दिया था, फिर भी तुमने अपनी माँ के लिए 1000 एकड़ का घर खरीदा। काश कि तुम्हारी जैसी बेटी भगवान मुझे भी देता। आज तो तुम बहुत खुश होगी अर्चना बहन, आखिर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा सपना जो पूरा किया है। खुश तो मेरी माँ बहुत है आंटी जी, पर शायद मेरी बात सुनकर आप दुखी हो जाए। मैंने सुना है कि आपने शहर में बहुत महंगी जमीन खरीदी थी अपने बेटे के नाम पर, और आपके बेटे ने आपकी वही शहर की जमीन को बेचकर आपके लिए गांव में 1000 एकड़ का घर खरीदा और वो आपको दे दिया ताकि आप अपने बेटे के साथ हमेशा खुश रहें। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूं तो शहर में पता कर लेना, अब आपका घर किसी और के नाम है। वैसे आप सब मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसलिए चलिए एक बार मैं आप सबको अपना घर भी घुमा देती हूँ। हाँ, आप सब भी देख लीजिए हमारा 1000 एकड़ का घर। बहुत बड़ा घर है, अभी हमने ही घर नहीं घूमा पूरा, और मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं अपने 1000 एकड़ के घर में खो ना जाऊं। इतना बोलकर शीतल, अंजलि और अर्चना गांव वालों को अपने 1000 एकड़ का घर घुमाती है, पर यह सब देखकर पार्वती बहुत जलती है और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तो वहीं गांव वाले 1000 एकड़ में फैला आलीशान घर देखकर बहुत खुश होते हैं। और ये मोरी मैया, इतना बड़ा कमरा, तेरा कमरा तो हमारे पूरे घर से भी ज्यादा बड़ा है। आंटी जी, ये तो बस एक कमरा है, चलो मैं आपको रसोई भी दिखाती हूँ। इस तरह शीतल कमरे के बाद गांव वालों को रसोई दिखाती है, जिसके बाद आगे चलकर उन्हें बड़ा सा लिविंग रूम भी दिखाती है, जिसके पीछे सोफे पर बैठकर सब उछलते हैं। फिर बड़ी सी छत और लास्ट में गार्डन का टूर देती है। इस तरह एक एक करके सारी जगह वो सबको घुमाती है, और सभी गांव वालों के जाने के बाद शीतल अपनी बहन से कहती है, माँ दीदी, हमारा ये घर 1000 एकड़ में फैला है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं इतने बड़े घर की सफाई कैसे करूंगी। माँ तो हमेशा बीमार रहती है, अब मैं अकेले कैसे संभालूंगी 1000 एकड़ का घर। तू डर क्यों रही है बहन, तुझे सफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं हमारे इस 1000 एकड़ घर के लिए नौकर रख रही हूँ और माँ के लिए केयर टेकर। अब माँ, तुम्हें कहीं काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी बेटी है, तुम बस अपने इस 1000 एकड़ के घर में आराम से रहना। फिर तो ठीक है, अब तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। इस तरह एक गरीब बेटी अपनी माँ को 1000 एकड़ का घर देकर उसका सपना पूरा करती है और पूरे गांव में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती है।